नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेहद ही छोटू सा टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी। क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल में कई जगह हमको वर्क निकालना पड़ता है, पावर निकालना पड़ता है, एनर्जी निकालना पड़ता है और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में निकालना पड़ता है, तो काफी वहां पे परेशानी होता है। इस वजह से एक छोटा सा जानकारी आपको मैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में देता हूँ। एक्चुअली जो टॉपिक है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन है ना, WCS वाला जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में ये पढ़ना होता है और डिटेल्स में पढ़ना होता है। वैसे फिजिक्स वाले जो सर होते हैं वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कई जगह टॉपिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं कि वर्क पावर एनर्जी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? कार्य होता है। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। तो कार्य किसको बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य किसको बोलेंगे। तो सीधा सीधा एक लाइन में अगर हम जवाब दें कि वैसा काम जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी, दूरी तय करना, है ना, दूरी तय करना। कोई भी वस्तु अपने जगह से दूसरे जगह तक दूरी तय करती है, उसको बोलते हैं हम विस्थापन, है ना। और जब किसी वस्तु में विस्थापन होता है उसको बोलते हैं कि उस वस्तु पे कार्य हुआ है। अब सवाल ये उठता है कितना कार्य हुआ है। तो कार्य के जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग होता है फोर्स इंटू विस्थापन, ठीक है ना। डिफिनेशन क्या है कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाने से वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है उससे हम कार्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, ये जो लड़की है इस बड़े से खंभे पे क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। मान लीजिए ये फोर्स लगा रही है, उसका वैल्यू 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। लेकिन इसके 10 न्यूटन के फोर्स लगाने से ये जो पिलर है इसमें कोई विस्थापन नहीं है। ये जहां खड़ा था वहीं भी वहीं है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? 0 है। फोर्स तो लगा रही है 10 न्यूटन का, लेकिन 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो जो वर्क का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इसने कितना लगाया? 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो अगर ये 0 के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है। तो यहाँ पे इसका जो वर्क है 0 जूल हो गया। मतलब कोई वर्क नहीं हुआ, नो वर्क हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो दीवार था ये कहीं मूव ही नहीं किया। तो कहा यह जाता है कि जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं फिर घूम कर वहीं पे वापस आप आ जाते हैं तो आपका भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। आपने डिस्प्लेस ही नहीं किया तो आपका भी माना जाता है कि वर्क नहीं हुआ है। जैसे घर में जो वाइफ होती है क्या बोलती है? दिन भर कुछ नहीं करते हैं आप, जबकि आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, धोते हैं और बाहर कहाँ है? ऑफिस जाते हैं, कमा कर आते हैं, फिर वापस घर आते हैं शाम को। तो आपने जैसे घर वापस आया आपका डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। आपने डिस्प्लेस ही नहीं किया, फिर विस्थापन आपका 0 हो गया। इसीलिए आपकी वाइफ बोलती है आप कुछ नहीं करते हैं, आपका वर्क क्या है? 0 है, ठीक है। ये तो एक केस रहा। दूसरा केस अगर हम इसका बात करें, ये इंसान जिम कर रहा है। तो जिम कर रहा है तो जिम में क्या कर रहा है? ये जो इसका वजन है इसको उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, लिफ्टिंग कर रहा है, उठा रहा है। तो काम तो कर रहा है। कितना काम कर रहा है? तो बिल्कुल इसके काम को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लिफ्ट था, ये जो वजन था नीचे में यहां रखा हुआ होगा, यहां रखा हुआ होगा और यहां से इन्होंने उठाकर यहां तक पहुंचाया है। तो इसकी जो ऊंचाई की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ये नीचे था और यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर हुआ है। इस पे फोर्स कितना लगा? बल कितना लगा? तो बल की अगर बात करें तो एफ होता है हमारा एम इंटू जी होता है, एम इंटू जी होता है, ठीक है ना। फोर्स की हम बात करें तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एम इंटू जी। जी क्या है हमारा? तो ग्रेविटी है। जी क्या है हमारा? ग्रेविटी है, जो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना जी। तो अगर इसको इस फॉर्मूले पर ग्रेविटी रखिएगा तो एम कितना है? तो एम क्या है? मास है। मास कितना है? 25 kg है। अब 25 इंटू 9.81 से गुना करिएगा तो ये न्यूटन में आ जाएगा। तो इतना फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। अब इसका वर्क हम लोग निकालेंगे डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा? एम जी इंटू क्या हो जाएगा? एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। मतलब एम जी क्या है? हमारा फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 मीटर हो गया। तो यहां से वर्क निकला तो वर्क आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे। अब इसमें यह आता है कि भाई जो वर्क होता है
इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई कहीं जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। एक जूल की बात किया जाए तो एक जूल जो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसके बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 जूल बोला जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें, मतलब ये उसी का ये इंग्लिश में 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल 1 जूल, सेम चीज लिखा हुआ है। अगर यही बात हम करें ब्रिटिश यूनिट में तो 1 फुट इंटू 1 पाउंड इक्वल टू 1 फुट पाउंड होता है। ठीक है। अगर हम बात करें 1 केजी और 1 मीटर तो 1 केजी मीटर हुआ। ठीक है। इसमें अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जूल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारा यूनिट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है। इसी पे क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर तक खिसकाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? एफ कितना है भाई? तो 50 न्यूटन है। एफ कितना है? 50 न्यूटन। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा? 10 मीटर, है ना। अब यहां से निकाल लीजिए वर्क इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स कितना है भाई? 50 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर है। 10 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 500 जूल आ जाएगा। तो मतलब वर्क कितना हुआ यहाँ पे? 500 जूल हुआ है। कितना हुआ है? 500 जूल हुआ है वर्क। आंसर क्या होगा? सी, 500 जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, एफ कितना दे दिया यहाँ पे? 100 न्यूटन। ठीक है। और कह रहा है कि वस्तु न हिले तो क्या किया गया कार्य क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? 0 है। क्यों? कि वस्तु न हिले, कोई वस्तु में हिल डोल ही नहीं हुआ। न हिले के मतलब कहीं नहीं गया, जहां था वहीं था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। तो यहां से अगर डब्ल्यू निकालिएगा कि वर्क क्या होगा तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 100 न्यूटन है ना। 100 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो 0 से किसी संख्या में गुना करिएगा तो क्या होता है? 0। तो यहाँ किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किया गया कार्य कितना होगा? 0 जूल हो जाएगा। ठीक है। ये बना भी मैंने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 20 केजी का भार 20 केजी का भार, एम कितना दिया हो? मास। मास मतलब एम होता है। मास कितना है? 20 केजी। ठीक है। और कह रहा है कि 2 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? तो इसको डी से ले लीजिए, डिस्टेंस या ऊंचाई मान लीजिए। तभी डिस्टेंस से लेंगे हम लोग। कितना है? 2 मीटर है। ठीक है। कह रहा है कि उठाता है, ऊपर उठाता है। और कह रहा है कि जी का जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, क्योंकि उठाएगा तो ग्रेविटी के विरोध ऊपर उठा रहा है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि वर्क निकालिए, डब्ल्यू निकालिए। डब्ल्यू क्या होगा? ठीक है। डब्ल्यू क्या होगा? तो यहां पे आप देख रहे होंगे फोर्स नहीं है, बल का, क्योंकि जो डब्ल्यू होता है क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स तो दिया हुआ नहीं है। क्या है? फोर्स दिया हुआ नहीं है। लेकिन ये फोर्स निकालने का एक तरीका क्या होता है? अगर केजी दिया हो, और केजी दिया हो तो केजी को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए एफ इक्वल टू होता है एम इंटू जी। ठीक है ना। एम कितना दिया है? 20 केजी और जी 9.81 है। मल्टीप्लाई कर दिएगा तो ये जो आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो आपका फोर्स यहाँ निकल गया, है ना। फोर्स के यहाँ वैल्यू रख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो भाई 2 मीटर, इसको रख दीजिए और सोल्व करिएगा तो आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए सोल्व कर दिया हूं मैं। सबसे पहले एम जी निकाल लीजिए, मतलब फोर्स निकाल लीजिए। तो एम जी निकालिएगा, गुना करिएगा 20 इंटू 9.8 तक 196 न्यूटन आएगा। ठीक है। अब डब्ल्यू क्या होता है? वर्क क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। तो एफ कितना है? 196 न्यूटन। और डी कितना है? डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। गुना करिएगा तो 392 जूल आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 392 जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आता है हमारे सामने पावर। पावर किसको बोलते हैं? पावर किसको बोलते हैं? तो कार्य करने की दर को पावर बोलते हैं। दर मतलब क्या था? बटा में, है ना। कोई भी चीजों को अगर दर बोला जाए तो दर का मतलब ही होता है बटा। ठीक है। तो कह रहा है कि द रेट एट विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना। मतलब काम जो है ना, काम करने की दर, दर मतलब बटा में, काम करने की दर, दर मतलब टाइम को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। मतलब जो आप काम कर रहे हैं उस काम को टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि कितना काम कर रहे हैं, तब कहा जाएगा कि आपका इफिशियंसी, आपका पावर ज्यादा है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बात करें, एक लड़का
5 घंटा काम करता है, एक लड़का 10 घंटा काम करता है, तो किसका पावर ज्यादा है? 10 घंटे वाला का ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक काम कर पाता है, ये कम देर तक काम करता है। तो जहां टाइम के रिस्पेक्ट में आपको देखा जाए उसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, अब पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है? वर्क है, टी क्या है? टाइम है। ठीक है, अब यहां पे उसी के बारे में लिखा हुआ है। अब समझिए, यहां पे कुछ बेसिक जानकारी आपको समझ में याद रहना चाहिए। जो इसका एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, तो वाट होता है, तो यहां से समझिए वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना, जूल। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और टाइम का कितना ये समय है ना, समय का क्या होता है? सेकंड होता है। समय का हम किस में व्यक्त करते हैं? सेकंड में। तो जूल बाई सेकंड जो होता है वो क्या हो जाता है? हमारा वाट हो जाता है। क्या होता है? वाट हो जाता है। और ये वाट क्या है? पावर है। तो देखिए यहां पर 1 वाट जो होता है जूल बटा सेकंड है ना। जूल बाई सेकंड को टाइम को हम वाट बोलेंगे। 1 किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर। 1000 वाट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 किलो वाट लिखते हैं, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है ना। तो 1 किलो वाट हो जाता है। ठीक है, अगर मेगावाट है 10 टू पावर 6 वाट होता है। ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो आपको तुरंत कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक है, अब समझिए यहां पे एक क्वेश्चन है छोटा सा कि एक व्यक्ति 500 न्यूटन के भार के साथ 5 मीटर ऊंचाई की सीढ़ी को 10 सेकंड में चढ़ता है। एक व्यक्ति है जिसका जो क्या करता है 600 न्यूटन का 600 न्यूटन का क्या करता है? फोर्स लगाता है। किसके ऊपर? इसके ऊपर 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ऊंचाई कितना तय किया है? तो ऊंचाई कह रहा है कि 5 मीटर की ऊंचाई तक ये पहुंचा है, वहां से वहां तक। ठीक है, अब कह रहा है कि ये काम करने में उसको 10 सेकंड टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। तो इसका पावर ज्ञात करिए। तो पावर ज्ञात करेंगे तो पावर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी होता है। पावर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। तो पहले वर्क निकालेंगे, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है भाई? तो 600 न्यूटन है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? तो 5 मीटर है। तो गुना करिएगा भाई, तो कितना आ जाएगा? 3000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000 जूल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गुना करके निकाल दिया, 3000 जूल आ गया है। ठीक है, अब पता चलेगा कि डब्ल्यू कितना है? तो 3000 जूल है। और टाइम कितना है? तो भाई 10 सेकेंड है। कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 300 वाट आ जाएगा। 300 वाट। तो इसका पावर कितना भाई? 300 वाट है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम लोग पावर निकालते हैं। पावर निकालने के लिए जो कार्य है ना उसको समय से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब एक आता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है ना। अब आता है हॉर्स पावर। समझ लीजिए कि पावर का सबसे बड़ा पैमाना जो पहले था ना, राजा महाराजा जब होते थे तो घोड़ा पालते थे। ठीक है ना, और घोड़ा को उस समय पावर के सिंबल में देखा था कि घोड़ा सबसे शक्तिशाली होता है। युद्ध में राजा घोड़े पर चढ़ के लड़ाई करता था। मतलब आज जो आपके पास गाड़ी है ना, उस गाड़ी को उस समय घोड़ा ही वो गाड़ी के रूप में था। मतलब घोड़ा ही शान की सवारी होती थी, और घोड़ा को ही मतलब उतना ताकतवर माना जाता जितना आज गाड़ी को माना जाता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब बढ़ा तो गाड़ियों का आविष्कार हुआ। तो गाड़ी का जब आविष्कार हुआ, इंजन का आविष्कार हुआ, तो इंजन का यूनिट क्या रहेगा? तो भाई इंजन किसके जगह पाया था? घोड़ा के जगह पाया था, हॉर्स के जगह पाया था। तो बोल दिया गया चलो भाई हॉर्स पावर इक्वल टू इंजन का पावर मान लेता है। इसीलिए अब इंजन का पावर को हम लोग हॉर्स पावर में निकालते हैं। और ये जो हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 646 वाट के बराबर होता है। मतलब घोड़ा के पास जो पावर था, एक घोड़ा का जो पावर होता है वो 746 वाट के बराबर मान लिया गया है। 1 हॉर्स पावर, एक घोड़ा के पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, या रिवर्स में कहिए कि 1 किलोवाट जो होता है ना, 1 किलोवाट 1.3H1 हॉर्स पावर होता है। 1.341 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, अब यहां समझ गए आप कि भाई हॉर्स पावर इंजन की शक्ति को दर्शाता है। क्योंकि घोड़ा को हटाकर हम इंजन का इस्तेमाल किए, तो इंजन को शक्ति कैसे देंगे? उसी घोड़ा के साथ रिलेट कर दिया कि जो घोड़ा था ना, जो घोड़ा में पावर था वही इंजन में पावर है। इसीलिए इंजन के पावर को भी हम लोग हॉर्स पावर बोलना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी मोटर की शक्ति 746 वाट है, किसी मोटर का शक्ति है जो पावर है 746 वाट है, तो उसकी हॉर्स पावर कितना होगा? क्योंकि इंजन की शक्ति को कभी हम वाट में नहीं लिखेंगे, हॉर्स पावर में लिखेंगे। तो इंजन का शक्ति 746 वाट है, तो हॉर्स पावर कितना होगा? तो पहले से हम लोग को मालूम है कि 1 HP जो होता है ना वो 746 वाट के बराबर होता है।
इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा आंसर 1 HP हुआ, क्योंकि 746 वाट का मतलब हुआ कि भाई 1 HP के बराबर है। ठीक है, घोड़ा को इंजन से रिप्लेस किया गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आता है एनर्जी। एनर्जी किसको बोलते हैं भाई? तो एनर्जी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी बोलते किसको है? तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोला जाता है। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसका भी यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है, एनर्जी का भी। और कार्य का भी क्या होता है? जूल ही होता है। लेकिन यहां पे बात करता है कार्य करने की क्षमता को हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आइए समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखिए, बहुत ही बेसिक और शॉर्ट में बताया जा रहा है। कारण क्या है? ये इलेक्ट्रीशियन का पार्ट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के कैलकुलेशन में इस छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल होता है, जूल, वाट, पावर, ये सब तो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु की गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के वजह से, वो चल रहा है, उसके वजह से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे ये गाड़ी है, इसमें मास है, स्पीड भी स्पीड से चल रही है, तो चलने की वजह से हमें एक ऊर्जा मिलता है। किसको मिलता है? इस सिस्टम को ऊर्जा मिलता है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब ये गाड़ी अपने गति ऊर्जा के रफ्तार से आगे चल रही है। और गति ऊर्जा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, हाफ mv² होता है। हाफ mv² होता है। एम क्या है? द्रव्यमान है, और वी क्या है? वेग है। तो गाड़ी का जो एम है द्रव्यमान है, और इसका स्पीड, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यही ना होता है हाफ mv², है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो समझ में आता है कितना काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, बंदूक से निकली गई गोली, ये भी क्या एक काइनेटिक एनर्जी है। इसके रफ्तार की वजह से हमें ऊर्जा मिल रही है। घूमता हुआ लट्टू, चलती हुई कार, ये सब क्या है? काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। मतलब जो स्थिर है, स्थिर है लेकिन उसके अंदर में ऊर्जा है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, पानी जो छत पे है, छत के जो टंकी है उसमें पानी भरा हुआ है। छत पे जो आपका टंकी है, तो पानी उसमें भरा हुआ है। तो जब तक पानी को हम नल से खोल के बाहर नहीं निकालते हैं, उसके अंदर में जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप नीचे नल खोलते हैं तो वहां का पानी आपके नल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक गेंद रखा हुआ है, ये गेंद क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है गेंद के पास। गेंद के पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा mgh होता है। mgh मतलब h मतलब ऊंचाई, g मतलब ग्रेविटी, m मतलब द्रव्यमान। इसका जो द्रव्यमान है, जो ग्रेविटी है, और उसका एच, तो जितना ऊंचाई को बढ़ाइएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। जैसे आपके घरों में आप देखिएगा कि 5वें फ्लोर पर अगर आपका पानी का टंकी रखा हुआ है और 5वें फ्लोर पर नल खोलिएगा, नल के नीचे हाथ लगेगा तो ज्यादा आपको प्रेशर नहीं महसूस होगा। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइए, नल खोलिएगा, बहुत हैवी प्रेशर आपको नल के नीचे देखने को मिलेगा, हाथ लगेगा, चोट लगेगा। कारण क्या है? उसका एच बढ़ गया, और जितना एच बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है mgh, उसमें एच पे हमारा क्या डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो एम है, मास है, वस्तु के मास में बदलाव नहीं होगा, ग्रेविटी में बदलाव नहीं होगा। किसको बदल सकते हैं हम? एच, हाइट को बदल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कह रहा है कि खींचा हुआ धनुष, जो खींचा हुआ धनुष होता है ना, उसके अंदर में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तीर को जब छोड़िएगा तो आगे की तरफ भागेगा, गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो आपने तीर कमान को खींच के रखा है टाइट करके, वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे छोड़िएगा वो गति ऊर्जा बन के आगे निकल जाएगा। ठीक है, ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, इस ऊंचाई पर जो रखा हुआ पत्थर, इसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। पानी से भरा हुआ डैम, क्या पानी से भरा हुआ टंकी, आपका ये सब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो मान लीजिए हम लोग तो वर्क देख लिए मैकेनिकल वाला, अब आपका आता है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क किसको बोलेंगे? तो कह रहा है कि यदि 1 वोल्ट का विभवांतर है ना, 1 वोल्ट का विभवांतर 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया है तो 1 जूल कार्य इसको माना जाता है। तो W = V × I × T, मतलब वोल्ट है, 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहने देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
वर्क बोलते हैं यहाँ पे, और ये किस में होता है, जूल में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है, मान लीजिए 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और आपका बैटरी से 1 वोल्ट बाहर निकल रहा है, और जो टाइम 1 सेकेंड के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा मिल रहा है वो 1 जूल मिल रहा है। ठीक है ना, 1 जूल के बराबर हो रहा है। समझ में आ रहा है? ओके। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर किसको बोलते हैं, विद्युत शक्ति जिसको बोलते हैं। तो P इक्वल टू जो होता है V इंटू आई होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है। वर्क की बात करें तो V इंटू आई इंटू टी, ये इलेक्ट्रिकल काम होता है, ये विद्युत वर्क हो गया, ये कार्य है। किसमें, विद्युत में ये कार्य हो गया। समय के साथ अगर किसी चीज को करते हैं उसको कार्य बोलते हैं, और ये पावर होगा V इंटू आई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 वाट 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब यहाँ पे आ रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा किसको बोलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बोलिए या विद्युत कार्य बोलिए, बात बराबर है। W का भी फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई इंटू टी था, और ये भी एनर्जी भी वही है। तो मतलब एनर्जी और वर्क विद्युत के क्षेत्र में दोनों एक ही कहा जाता है, एक ही बात माना जाता है। विद्युत के क्षेत्र में दोनों एक ही बात माना जाता है, दोनों का यूनिट क्या था, जूल होता है, और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, कहा कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और इसको हम लोग किलो वाट आवर, मतलब किलो वाट आवर को, किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलो वाट आवर हो गया, मतलब 1 यूनिट के बराबर हो गया। कितना हो गया, 1 यूनिट के बराबर हो गया। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है 1 किलो वाट आवर, तो होता है 1000 वाट आवर है। किलो मतलब 1000, वाट आवर किलो हट गया। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाता है, और एक यूनिट 1 किलो वाट आवर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वाट पावर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और करंट दिया हुआ है, ये चार इसके अंदर में है। तो अगर हम पावर की बात करें तो देखिए पावर निकालने का तरीका, पावर इक्वल टू आर इंटू आई स्क्वायर भी होता है, पावर इक्वल टू वी इंटू आई भी होता है, और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर भी होता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का भी 3 फॉर्मूला है यहाँ पे, आर इक्वल टू वी बाई आई, आर इक्वल टू पी बाई आर स्क्वायर, और आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। उसी तरह हम वोल्ट निकालने की बात करें तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, पी बाई आई रूट अंदर पी इंटू आर। आई का बात करें तो आई का भी 3 फॉर्मूला है, रूट अंदर पी बाई आर से निकाल सकते हैं, पी बाई भी और वी बाई आर करके हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो एक चार्ट बना दिया, इस चार्ट के माध्यम से आप अपना सारा चीज को ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस और करंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है। थर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उष्मा उत्पन्न होती है, इस उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है ना, कोई चालक है उसमें धारा प्रवाहित होती है, और उस धारा की वजह से उष्मा उत्पन्न होता है, इसके अंदर क्या होगा, हीट पैदा होता है। यही हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो होता है इसका भी फॉर्मूला वी इंटू आई इंटू टी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका भी जो हीट का फॉर्मूला होगा, एनर्जी, हीट एनर्जी की बात करें, यही तो एनर्जी है, वी आई इंटू टी। तो हीट एनर्जी बोल लीजिए चाहे एनर्जी बोलिए, है तो एक्चुअल एनर्जी। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। एच क्या है, हमारा हीट उष्मा है, एच क्या है, हीट ऊर्जा है, आई क्या है, धारा है, वी क्या है, वोल्टेज, और टी क्या है, समय है। ठीक है, अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्मा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह रहा है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में, 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा के उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। कह रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान का कोई पदार्थ है, 1 ग्राम क्या है, मास है उसका, 1 डिग्री उसका टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, उस टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जो हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ेगा, जो हमें उष्मा लगेगा उसमें, उसको हम बोलते हैं उस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जिससे हम कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग व्यक्त करते हैं, किसमें, कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग बदलते हैं। करके 1 किलो कैलोरी जो होता है, 1 किलो कैलोरी 4187 जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी अगर की बात करें तो कितना होता है, कैलोरी 4147 जूल के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आता है आपके सामने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल का उष्मा का नियम। तो जूल के उष्मा का नियम के द्वारा बताया गया कि एच जो होता है वो हमारा आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। आई स्क्वायर क्या है हमारा, हमारा आई क्या है, एम्पियर है, धारा है, और आर क्या है, प्रतिरोध है, टी क्या है, समय है सेकंड में, और एच क्या है, उष्मा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी उष्मा जब निकालिएगा ना तो वोल्टेज का कहीं जिक्र नहीं होता है, हमेशा करंट का जिक्र होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही प्रवाह को रोककर हम लोग उष्मा पैदा करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। क्या बोला कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध तथा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कारण कि उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध तथा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग है ना जी। जो उष्मा उत्पन्न हो रहा है, एच जो पैदा हो रहा है, ये धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। कारण कि यदि धारा आधी कर दी जाए तो हीटिंग इफेक्ट 1/4 हो जाएगा। धारा को आधा कर दीजिएगा तो धारा आधा हो गया, आई है आधा हो गया, तो हीटिंग इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आई क्या है, यहाँ पे स्क्वायर में है ना। तो आई स्क्वायर में अगर एच इक्वल टू, इसके जगह पे रखिए इसको 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो अगर हम धारा को स्क्वायर में बढ़ाते हैं तो जो हीटिंग उष्मा है वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि एक कार्बन लैंप 55 वोल्ट 11 एम्पियर धारा लेता है। कह रहा है कि एक कार्बन लैंप है जिसमें वोल्ट की बात करें तो 55 वोल्ट है, और धारा की बात करें तो कितना है, 11 एम्पियर की धारा है इसके पास, ठीक है। यदि कह रहा है कि यदि इसको फिर से हम 220 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ देते हैं तो सीरीज में जोड़े जाने वाला प्रतिरोध बताइए। प्रतिरोध पूछ रहा है सीरीज वाला, सीरीज वाला प्रतिरोध कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि सीरीज में जो प्रतिरोध को जोड़ेंगे उसका वैल्यू बताइए। तो क्या बोला कि पहले जो लैंप जल रहा था वो 55 वोल्ट पे ही जल रहा था। कितना पे जल रहा था, 55 वोल्ट पे जल रहा था, ठीक है। और उस समय करंट का वैल्यू 11 एम्पियर था, ठीक है। अब सीरीज में एक प्रतिरोध लगाएंगे तो सीरीज में प्रतिरोध लगाएंगे तो करंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। किसका होता है, वोल्टेज का चेंज होता है। तो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज बढ़कर 220 वोल्ट सप्लाई हो गया है ना, मेन लाइन से हम जोड़ रहे हैं। इस लैंप को जलाने के लिए 220 वोल्ट देना चाहते हैं, लेकिन लैंप जो जलेगा वो 55 वोल्ट पर जलेगा। 220 पर लगाइएगा तो क्या होगा, जल जाएगा। तो 220 पर चलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज में प्रतिरोध लगाएंगे आर। इस आर का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए यहां पे आर का वैल्यू दो तरीके से निकाला जा सकता है ना, दो तरीके से निकाला जा सकता है। तो आइए हम सभी को डिटेल्स में आपको बता देते हैं, ठीक है, समझिए। क्योंकि देखिए यहां पर न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, समझाना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंप के प्रतिरोध का, कि लैंप के पास कितना प्रतिरोध है। तो स्टार्टिंग में लैंप जो जल रहा था 55 वोल्ट पर जल रहा था और 11 एम्पियर धारा था। तो अगर आर निकाले, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप निकाले तो V बाई आई हो गया। तो 55 हो गया हमारा वोल्ट और 11 हमारा करंट हो गया। कटाएंगे तो 5 ओम आया, मतलब लैंप का जो प्रतिरोध है कितना है, 5 ओम के बराबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर उसको 220 वोल्ट पर हम जोड़ते हैं, 220 वोल्ट पर जोड़ते हैं तो कितना प्रतिरोध हमको लगाना पड़ेगा जिससे लैंप हमारा काम करे, जले नहीं। तो हम यहां से निकाल लेंगे कि उस सिस्टम का पूरा प्रतिरोध कितना है। तो सिस्टम का पूरा प्रतिरोध निकालेंगे, आर निकालेंगे तो V बाई आई होगा। देखिए यहां पर V कितना है, टोटल कितना है, 220 वोल्ट है। तो सिस्टम का हम रेजिस्टेंस निकाले, पूरा ओवरऑल का प्रतिरोध निकाला किस पे, 220 वोल्ट पे। तो 220 वोल्ट बाई 11 रहेगा। 11 क्यों होगा, क्योंकि सीरीज में करंट नहीं बदलता है। तो कटा देंगे तो 20 ओम प्रतिरोध आया, ठीक है। कितना आया, 20 ओम प्रतिरोध आया। मतलब लैंप को जलाने के लिए 220 वोल्ट पे लैंप को जलाने के लिए हमको 20 ओम का प्रतिरोध रजिस्टर लगाना होगा, ठीक है ना। ये ऐसा है कि इस पे इतना रजिस्टर लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे। लेकिन यहां खेला समाप्त नहीं हुआ है। अब बात ये कह रहा है कि ऑलरेडी पहले से ही लैंप के अपना एक प्रतिरोध 5 ओम का है। लैंप का खुद का भी प्रतिरोध है कितना, 5 ओम का है। तो हमको चाहिए 20 ओम टोटल। तो पहले से 5 है ना। और कितना जोड़ेंगे प्रतिरोध की 20 हो जाएगा। तो 15 और जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। मतलब अलग से 5 ओम का प्रतिरोध लाएंगे
तो दोनों मिलकर लैंप वाला प्रतिरोध और अलग से जो लाए हैं दोनों मिलकर हमारा 20 ओम का टारगेट को पूरा कर देगा, तो हमारा लैंप जलना शुरू हो जाएगा, जलेगा नहीं। ठीक है, तो यही सीरीज में बात कर रहा है। तो टोटल में से अगर हम घटा दें लैंप वाला तो समझ में आ जाएगा कितना और लगाना है। तो टोटल कितना है भाई, 20 ओम का प्रतिरोध चाहिए होगा। पहले से लैंप के पास 5 ओम है तो घटा दिए तो कितना बचा, 15 ओम। तो 15 ओम का हमको प्रतिरोध की आवश्यकता है सीरीज में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए आंसर यहां पर होगा 15 ओम। ठीक है, अब एक्स्ट्रा में है कि भाई सीरीज में अगर रजिस्टर लगाते हैं तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कितना। अगर 15 ओम का रजिस्टर लगाते हैं हम यहाँ पे 220 वोल्ट के सप्लाई पे, आर इक्वल टू हम 15 ओम कर देते हैं, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई कितना 11 एम्पियर है, क्योंकि सीरीज में तो करंट का वैल्यू सेम रहता है। हमारा यहाँ पे आर का वैल्यू चेंज होकर 15 हो गया है, गुना करिएगा तो 165 वोल्ट हुआ। मतलब 220 वोल्ट में से 165 वोल्ट क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, कम कर जाएगा। जब कम करेगा तो कितना आएगा, 55 वोल्ट ही बचेगा, और 55 वोल्ट पे तो लैंप जल ही रहा है। तो यहाँ हम एक प्रतिरोध 15 एम्पियर का 15 ओम का लगाकर हम क्या किए, वोल्टेज को 165 वोल्ट ड्रॉप करा दिए, और 165 वोल्ट कम होने का मतलब कि फिर वोल्टेज 55 के बराबर हो गया। इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, 220 पे भी आप चलाइए, बस प्रतिरोध कितना लगा देना है, 15 ओम का लगा देना है। ठीक है, अब इस वजह से पावर का लॉस कितना हुआ, क्योंकि भाई वोल्टेज ड्रॉप कर गया 165 वोल्ट, तो पावर का लॉस कितना हुआ, तो पावर होता है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर मतलब 11 के स्क्वायर, और आर कितना है 15 ओम का। तो इस फॉर्मूले से पावर का निकालिएगा तो पावर 1815 वाट आता है। तो 1815 वाट पावर का लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि 220 वोल्ट पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाकर पावर को कम करने का प्रयास किया। और पावर इतना कम नहीं करेंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप सभी लोग इस मैटर को। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि 200 वाट 220 वोल्ट लैंप को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है। कारण कि दो है 100 वाट का, 100 वाट का जो भी है लैंप है, कुछ भी हो, दो गो 100 वाट का लैंप है। इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ना चाहते हैं। पैरेलल और सीरीज में कुल पावर का मतलब क्या होगा, पैरेलल में पावर कितना होगा और सीरीज में कितना होगा। दोनों को एक बार पैरेलल में जोड़ लीजिए और एक बार सीरीज में जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ के बताइए कि पैरेलल का पावर कितना था और सीरीज का पावर कितना था। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, इसलिए हम यह बना दिए हैं कि आपको जब हम स्टडी मटेरियल देते आपको प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ मिल जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां बनाकर देखेंगे, यहाँ तो प्रॉपर आपको बनाकर रख दिए हैं। ठीक है, देखिए एक लैंप की अगर प्रतिरोध की बात करें, मतलब 2 लैंप है, दोनों का तो पावर सेम ही है, तो एक लैंप का हम पहले प्रतिरोध निकालते हैं। तो आर जो होता है V स्क्वायर बाई पी होता है, सबको मालूम है, पीछे पढ़ाई भी थे। अब V स्क्वायर कितना दिया है 220, तो 220 का स्क्वायर करके बटा में पी पावर कितना है 100 वाट है। ठीक है, भाग करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आया 484 वाट आया, सॉरी 484 ओम आया। रेजिस्टेंस कितना आया 484 ओम आया। तो ये 484 एक लैंप का प्रतिरोध है। किसका है, एक लैंप का प्रतिरोध है। ठीक है, अगर प्रतिरोध आ गया, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समानांतर में जोड़ते हैं। समानांतर में जोड़ेंगे तो टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर कितना हो गया 100 इंटू 100, क्योंकि 2 लैंप है ना 100 वाट का, तो 100 प्लस 100 कितना होगा 200 वाट हो गया क्या हमारा पावर। तो पैरेलल में जो पावर हुआ 200 वाट हुआ। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सीरीज में। तो सीरीज में हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 484 प्लस 484, क्योंकि पैरेलल में अलग अलग पावर आता है, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस से कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए कि 2 अलग अलग सिस्टम है, तो इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, दोनों को पावर को जोड़ देंगे तो 200 वाट पावर है हमारा पैरेलल में। ठीक है ना, लेकिन सीरीज में तो दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों का हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लॉसेस निकालना पड़ेगा। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, जब हम लोग दोनों बल्ब को एक साथ जोड़ देते हैं, सीरीज में जब एक साथ जोड़ देंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, ए का जब 484 है तो दूसरा का भी 484 होगा, टोटल रेजिस्टेंस 968 हुआ। ठीक है, अब पावर निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो जो पावर हमारे पास आता है V स्क्वायर बाई आर, तो V स्क्वायर कितना लेंगे 220 वोल्ट लेंगे, और आर कितना लेंगे, जो अभी आर दोनों का मिलाकर आया हुआ है 968, कटा देंगे तो 50 वाट आता है। तो यहां पे कंपेयर करिएगा, इस सीरीज में 50 वाट पावर है और पैरेलल में 200 वाट है, तो मतलब पावर का लॉसेस सीरीज में ज्यादा होता है, पैरेलल में कम होता है। इसीलिए हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है
पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पावर का लॉसेस कम होता है, पावर ज्यादा मिलता है, सीरीज में पावर कम मिलता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या होगा? 200 वाट और 50 वाट। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक पैरेलल सर्किट की दो शाखाओं में कुल 16 एम्पियर की धारा बह रही है। एक पैरेलल सर्किट की दो शाखाओं में, एक पैरेलल सर्किट है ना, इसके दो शाखाओं में क्या कह रहा है कि 16 एम्पियर का धारा बह रही है। ठीक है, एक शाखा का प्रतिरोध 8 ओम है, एक का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 8 ओम है। यदि कुल पावर, टोटल पावर दिया हुआ है 1280 वाट है, तो प्रत्येक शाखा का करंट और पावर ज्ञात करिए। जो प्रत्येक शाखा 1 और 2 इन दोनों का आप करंट और पावर ज्ञात करके बता दीजिए। ठीक है, तो आइए कैसे निकलेगा इसको भी समझा देते हैं आपको। समझिए, यहां पे जो दिया गया उसके अनुसार टोटल पावर की हम बात करते हैं, टोटल पावर V इंटू आई होता है। तो यहां पे देखिए आपका टोटल पावर दिया हुआ कितना? 1280। देखिए यहां टोटल पावर 1280 दिया हुआ है, तो पावर जो होता है V इंटू आई होता है। तो यहां पे हमें तो P के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1280 दिया हुआ है, इक्वल टू V का भी वैल्यू दिया हुआ कितना? भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आई कितना दिया हुआ है? 16 एम्पियर दिया हुआ है ना। यहां से भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1280 बटा 16 कटाइएगा तो आपका 80 वोल्ट आएगा। मतलब इस सर्किट में हमें जो सप्लाई मिल रहा है कितना का है? 80 वोल्ट का है। तो अभी आपको क्या क्या मिल गया? या पावर मिला हुआ था, करंट मिला हुआ था, अब आपको वोल्टेज भी मिल गया कितना? 80 वोल्ट। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली शाखा की हम बात करें जहां पे R1 8 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पहली शाखा का बात करते हैं। तो पहली शाखा की बात करें जहां पे R1 जो है 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसमें अगर हम बात करें तो कनेक्शन कैसा है? पैरेलल है। तो पैरेलल में वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वोल्टेज कितना है हमारा भाई? 80 आया था, 80 रहेगा, क्योंकि I1 इक्वल टू V बाई R1 होता है। तो वोल्टेज हमारा तो 80 ही रहेगा, लेकिन R1 का वैल्यू चेंज हुआ है। कितना हुआ है? 8 हुआ है। 8 है पहली शाखा में, तो 8 लिख दिए, कटाए तो 10 एम्पियर आया। पहली शाखा में कितना आया? 10 एम्पियर आया। दूसरी शाखा की बात करें तो भाई टोटल जो करंट है 16 एम्पियर है। टोटल करंट कितना है? 16 एम्पियर। और पहली शाखा में 10 एम्पियर है, तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 एम्पियर जो बचा है वो दूसरी शाखा में जा रहा है ना। 16 में से 10 घटा देंगे तो 6 एम्पियर बचा, और ये 6 एम्पियर दूसरा जो शाखा है उसमें करंट का वैल्यू है। पहला शाखा में 10 एम्पियर और दूसरा शाखा में 6 एम्पियर आया। अब पावर निकालना है तो पावर निकाल लीजिए अलग। तो पहला शाखा का पावर निकालिएगा P1, तो V तो सेम रहेगा सबके लिए, आई चेंज होगा। तो आई अभी कितना निकल रहा है? 10 एम्पियर। तो 80 इंटू 10 करेंगे तो ये 800 वाट आ गया। और P2 की बात करें तो इसके लिए भी हमारा सेम रहेगा, 80 वोल्ट। I2 में चेंज हुआ कितना? 6 एम्पियर, 6 से गुना कर देंगे तो 480 वाट आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो पहला ब्रांच है उसका 800 वाट क्या है? पावर है, और दूसरा ब्रांच का 480 वाट है। ठीक है, तो 800 वाट और 480 वाट, और करंट जो था I1 में 10 एम्पियर, I2 में 6 एम्पियर। तो ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत भारी चीज नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दो कोयल समानांतर में 200 वोल्ट सप्लाई पे जुड़े हैं। फिर यहाँ दो कोयल है, ठीक है ना, दो कोयल है, दोनों समानांतर में है। दोनों किस में है? समानांतर में। ठीक है, और कह रहा था कि 200 वोल्ट सप्लाई पे जुड़ा हुआ है, और कुल करंट तो टोटल जो धारा है वो हमारा 25 एम्पियर है, क्योंकि पैरेलल में तो धारा सब जगह सेम रहेगा, कोई चिंता वाला विषय नहीं है। और इनमें से एक कोयल का पावर जो दिया हुआ है, किसी एक कोयल का पावर कितना है? P1 का 1500 वाट। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक कोयल का प्रतिरोध ज्ञात करिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में आर का वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी आर के वैल्यू को निकालना है, जबकि यहाँ पे कुल करंट दिया है, सप्लाई दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, निकालने का तरीका समझ लीजिए। वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 200 वोल्ट, टोटल करंट हमारा 25 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अगर टोटल पावर की बात करें तो टोटल पावर क्या होता है? P इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, तो P कितना है हमारा? 200 वोल्ट है, और I कितना है? 25 है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 हमारा वाट आ जाएगा। तो पावर तो यहां से निकाल लिया हमने। कौन सा पावर? टोटल पावर। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि जो दूसरा क्वाइल है ना, एक दूसरा का उसमें 15 वाट पावर है। तो एक क्वाइल का पावर P1 का मान लीजिए पावर दिया हुआ है 1500 वाट, है ना,
और टोटल सिस्टम का जो पावर है हमारा कितना है जी, 5000 वाट है। ठीक है, तो अगर हम P2 निकाले तो क्या करेंगे, P2 टोटल में से P1 को घटा देंगे तो टोटल कितना है, 5000 है। और 5000 में से हम क्या करेंगे, 1500 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा हमारा। 3500 क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, अब 3500 वाट हमारा पावर पता चल गया। तो पहला ब्रांच में पावर 1500 है, दूसरा ब्रांच में 3500 पावर है। टोटल पावर कितना है, तो 5000 वाट टोटल पावर है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं पहला कॉइल के पास। तो पहला कॉइल का प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाई P होता है। तो V स्क्वायर तो सबके लिए तो V सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। तो 200 का स्क्वायर कर दीजिए। और P1 निकाला है ना, 1500 तो दिया हुआ है, तो P1 से भाग कर दीजिए तो 26.7 मतलब 26.7 ओम हमारा पहला रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां भी क्या होगा, V बाई P2 हो जाएगा। तो V तो सबके लिए सेम रहेगा। P2 कितना है, 3500 है। देखिए P2 कितना है, 3500 है। तो इसको सोल्व करिएगा तो 11.43 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो दोनों जो अलग अलग कॉइल था, दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्न डालने की आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। क्वेश्चन है कि 16 एम्पियर की धारा 220 वोल्ट सप्लाई पर किसी सर्किट की दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो यदि एक शाखा का प्रतिरोध 20 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध तथा दोनों शाखाओं में शक्ति ज्ञात करिए। ठीक है, तो आई दिया हुआ है हमारा कितना, 16 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, और यहां पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा यहां पर दिया हुआ है 20 ओम, किसी एक का दिया हुआ। ठीक है, तो अब कह रहा है कि R2 ज्ञात करिए और दोनों में पावर P1 और P2 ज्ञात करिए। ठीक है, ये बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए समझाते हैं आपको। डेटा के अनुसार अगर हम बात करें कि पहला ब्रांच की हम बात करें तो पहला ब्रांच में जो I1 होगा, क्योंकि टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज है, I1 निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। आर होता है, तो आर कौन सा लेंगे, R1 लेंगे, जो दिया हुआ है हमारा R1। ठीक है ना, और V हमारा पता है पहले से 220 वोल्ट। तो यहां से हमारा I1 का वैल्यू पता चल गया कि 11 एम्पियर होगा। ठीक है, 11 एम्पियर होगा। टोटल वोल्टेज हमारा, टोटल हमारा करंट कितना है, 16 है। तो 16 में से 11 घटा देंगे तो हमारा जो I2 है वो भी पता चल गया। I2 कितना हो जाएगा भाई हमारा, 16 में से 11 तो 5 एम्पियर हो जाएगा। ये होगा ना, तो दोनों तो पता चल गया। अब बात करते हैं सेकेंड ब्रांच के जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस वो निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, V बाई I2, ये होता है ना जी फॉर्मूला, V बाई I2। तो V कितना है, 220 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज चेंज होता ही नहीं है। और I2 तो हमको मालूम है, कैसे मालूम है, अभी तो निकाले है 5 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 ओम। तो 44 ओम दूसरा ब्रांच में क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है, और पहला में रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, अब पावर निकालेंगे तो पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो 220 इंटू 11 कर देंगे तो 2420 वाट हो गया। P2 को निकालेंगे तो V इंटू P2 कितना है, I2 कितना है, 5 है, तो 5 से कितना आ जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा। तो 2420 वाट 1100 वाट कितना हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वाला सही है आपका। ठीक है, तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सो सिंपल कि 1000 वाट का क्या है, हीटर है। ठीक है, जो 5 घंटे, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 आवर दिया हुआ है, चलाया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 1.5 यूनिट है तो कुल खर्च ज्ञात करें। तो यूनिट किसको बोलते हैं, किलोवाट आवर को यूनिट बोलते हैं, यही बोलते हैं ना जी। तो किलोवाट, तो किलोवाट कितना है यहाँ पे, 1000 वाट को 1 किलोवाट बोल सकते हैं ना, 1000 को 1 किलोवाट। आवर कितना है, 5 घंटा है, तो कितना हो गया, गुना करिएगा तो 5 किलोवाट आवर हो गया। और 1 किलोवाट का जो पैसा खर्च है कितना है हमारा, 1.5 है, 5 रुपया है। ठीक है, तो गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने के बाद जो आएगा वैल्यू वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 7.5, कितना बी 7.5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 इंटू 1.5 कितना होगा, 7.5 हो जाएगा। सेम वही काम कर देना है आपको, है ना, यहां से निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये बनाया हुआ है कि भाई पावर कितना है, 1000 वाट है तो इसको 1 किलो वाट बोलेंगे। एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हुआ, तो पावर इंटू टाइम, यही तो होता है एनर्जी। तो करिएगा तो 5 यूनिट आ गया, यूनिट किलो वाट आवर में आता है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं, तो कितना आया, 5 यूनिट आया।
और 1 यूनिट का खर्च कितना है, 1.5 है, तो गुना कर दीजिएगा तो 7.5 आंसर होगा आपका। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि 30 दिन वाले महीने में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 5 वाट के लैंप का प्रयोग करते हैं, कुल ऊर्जा कितना होगा, समझ लीजिए। तो यहाँ पावर कितना दिया हुआ है, 5 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी निकलना था किलो वाट आवर में निकलना पड़ता है, तो इसको किलो वाट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, किलो वाट में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कैसे करेंगे देखिए, समझिए। 5 किलो वाट को भाग करेंगे, 5 वाट को भाग करेंगे तो 0.05 किलो वाट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इतना ऊर्जा 0.005 किलो वाट हम खर्च कर रहे हैं 10 घंटे में, कितने में कर रहे हैं, 10 घंटे में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 दिन में कितना करेंगे, 30 दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में कितना होगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 किलो वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम की बात करें तो टाइम कितना होगा, 30 दिन और 10 घंटा, क्योंकि एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में 300 घंटा इस्तेमाल किया हमने, 300 घंटा हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। तो एक दिन में हमारा जो पावर कंजप्शन था वो हमारा था 0.005 किलोवाट। ठीक है, अब यहां पे हम निकाले टोटल एनर्जी, तो P इंटू टी होता है, तो P कितना है हमारा 0.05 है, 0.05 है, टाइम कितना का 300 घंटा लगा, तो कितना आएगा 1.5 किलोवाट आवर आ गया, 1.5 किलोवाट आवर आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि 100 वाट एवं 220 वोल्ट वाली बत्ती में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी, 100 वाट है तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 वाट, तो ये कितना है 100 वाट हो गया पावर, भी कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, और आई कितना है, तो आई नहीं, आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 बटा 220, यही होगा ना जी। तो कटा दीजिए, इसे कट गया, इससे भाग करिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा हमारा 0.45 एम्पियर। ठीक है, तो धारा पूछ रहा है, धारा कितना होगा 0.45 एम्पियर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से ये भी आपका बन गया 0.45 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा थैंक यू है और बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इस बात के लिए धन्यवाद कि आपको जितना क्वेश्चन मैंने कराया अभी, अगर इस क्वेश्चन कहीं 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मतलब इससे तो भारी आता ही नहीं है। और ये जो प्रश्न कराए, पूछा हुआ क्वेश्चन कराए हैं, इससे मतलब अलग आएगा ही नहीं, लिख के दे रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसी को 10 बार 20 बार 15 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ धारा और निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है ना, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सब मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।